Hello everyone, this is your educator Harinder Kumar and today we are going to start our chapter from class plus 2, that is chapter organism and population. So before start the chapter, let us discuss about some important term about the chapter. So first of all, ecology, the subject in which the organism and population included is called ecology. ठीक है, so ecology एक जो branch है that deals with the interrelationship amongst organisms and interaction between organism to their environment. बेसिकली क्या होता है कि हम environment और ecology को एक साथ लेके चलते हैं. बहुत से स्टूडेंट है वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि इकोलॉजी और इन्वायरमेंट सेम जो है टर्म है, बट दिस इज नॉट द सेम टर्म. इन्वायरमेंट इज समथिंग related to your surroundings which cover living as well as non-living things, but in case of ecology there is a interaction of environment or the interaction of living organism with their environment. This is called ecology. Okay, so there are basically some level of this ecology. So if you look at the diagram, so I'll zoom this. Okay, so look at the diagram carefully. So these are the levels of biological organization that starts from organisms, population, communities and biomes. Okay, so it starts from organism, then population, then communities and then biomes. So look at the picture carefully. When I talk about an individual, so this depict an individual. So the individual can be you or a frog और कोई भी एक organism. अगर मैं किसी particular organism की बात करूँ, a rose, a frog, a human being, me, you. So this is individual. बहुत सारे इंडिविजुअल्स अगर सेम स्पीशीज जो है, बहुत सारे एक जैसे इंडिविजुअल्स को हम इकट्ठा कर ले, सो दिस मेक्स अ पॉपुलेशन. बहुत सारी पॉपुलेशंस को हम इकट्ठा कर ले, सो दैट मेक्स कम्युनिटी. नाउ इन केस ऑफ कम्युनिटी यू कैन सी देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशंस. पॉपुलेशन 1 ये एक पॉपुलेशन है जिसमें हम देख रहे हैं कुछ इंसेक्ट्स हैं. ये दूसरी पॉपुलेशन है जिसमें हम कोई प्लांट्स को देख पा रहे हैं, और ये तीसरी पॉपुलेशन है जिसमें हम फ्रॉग्स देख रहे हैं. सो बहुत सारी पॉपुलेशंस जब इकट्ठी होती हैं तो वो एक कम्युनिटी बनाती है. बहुत सारी कम्युनिटीज़ को हम जब इकट्ठा कर ले, सो दैट मेक्स एन इकोसिस्टम. ठीक है, बहुत सारी कम्युनिटीज़ को हम इकट्ठा कर ले तो एक इकोसिस्टम बनता है, और बहुत सारे इकोसिस्टम को अगर हम इकट्ठा कर ले, सो दैट दे मेक अ बायोस्फीयर. Okay, so this is the smallest unit of or the smallest level of ecology, and this is the highest level of ecology. So okay, let's clear it all. Now the level of ecological organization, अगर छोटी से छोटी एंटिटी की बात करें तो it start from gene, देन बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है, जीन्स के बाद बायोमोलिक्यूल्स. बायोमोलिक्यूल में से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन. यहाँ बेसिकली हम अगर बात करें तो दिस रेफर्स टू योर जेनेटिक मटेरियल. देन सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, आपके सेल की जो ऑर्गेनेलिज हैं. देन अ सेल एग्रीगेट टू बिकम टिश्यूज एंड टिश्यू एग्रीगेट टू बिकम ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम एंड देन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म एंड देन पॉपुलेशन. पॉपुलेशन मिलके एक बार बनाती है बायोटिक कम्युनिटी. बायोटिक कम्युनिटी जो है वो बनाती है एक इकोसिस्टम, देन लैंडस्केप एंड देन बायोम एंड बायोस्फीयर. सो दिस ऑल आर द लेवल ऑफ दिस इकोलॉजी. नाउ इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद द 4 levels of biological organization. So ये already हमने discuss कर लिए. These levels are organism, population, communities and biome. Now अगर हम एक एक की बात करें तो इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म को हम इंडिविजुअल बोलते हैं. एन इंडिविजुअल इज मेड अप ऑफ 1 or more cells that are separate from one another.
So at physiological level, organisms are adapted to their environment for survival and also reproduce. जब भी हम इकोलॉजी में बात करेंगे यहाँ पे जो सर्वाइवल जो है और रिप्रोडक्शन है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत रहेगी, ये ध्यान रखना है दो चीज़ों की, एक तो सर्वाइवल और दूसरा रिप्रोडक्शन. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट यू, मी, अ फ्रॉग, वॉट एवर. सेकेंड जो है वो है पॉपुलेशन. पॉपुलेशन क्या है? इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ जियोग्राफिकल एरिया. ठीक है, किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरियाज में रहने वाली स्पीशीज दैट शेयर कॉमन रिसोर्सेज एंड आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग. ठीक है, जो पॉपुलेशन में जितनी भी स्पीशीज है दे ऑल आर कैपेबल टू इंटरब्रीड विद देयर सेल्फ. A local population adapted genetically to its particular environment is called ecotype. For example, a group of frog, okay, a group of particular type of any plant species, any animal species, चाहे वो एक रोज की species की बहुत मतलब काफ़ी सारे individual हों, चाहे वो एक plant की किसी species के हों. So now third जो level है that is communities. So different population in a certain area assemble. बहुत सारी population को अगर हम इकट्ठा कर दें to form a community. Populations interact with each other through ecological interactions. So communities में आएगा frogs, plants, worms in an area. मतलब किसी एक एरिया में हम बहुत सारी species को इकट्ठा कर लें, कुछ plants की species ले लें, कुछ animal की species ले लें, ठीक है, कोई insect है या जो भी है. So this make a community. ओके, नाउ नेक्स्ट है बायोम. सो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, आप अपनी +2 की जो एनसीईआरटी बुक है उसमें ये डायग्राम देख सकते हो. ये डायग्राम थोड़ी सी समझने में डिफ़िकल्ट लगती है. आज मैं आपको बताऊंगा कि इस डायग्राम को आपको समझना कैसे. सो दिस इज रिलेटेड टू बायोम्स. बायोम्स किसे बोलते हैं? दिस इज द लार्ज रीजनल यूनिट बाय अ स्पेसिफिक क्लाइमेट जोन, जिसमें एक कोई हम बात करेंगे पर्टिकुलर रीजन की जिसका एक स्पेसिफिक क्लाइमेट हो, हैविंग अ पर्टिकुलर फ्लोरा. फ्लोरा हम बात करते हैं प्लांट्स की, एंड पर्टिकुलर फोना जिसमें हम बात करते हैं यस एनिमल्स की. ठीक है, सो बायोम एक लार्ज जो रीजनल यूनिट है विच हैज इट्स स्पेसिफिक क्लाइमेट एंड फ्लोरा एंड फोना. सो लुक एट द डायग्राम. दिस इज नॉट एक्चुअली डायग्राम, दिस इज अ ग्राफ विच शोज मीन एनुअल प्रेसिपिटेशंस. इसको आप रेन भी लिख सकते हो. ठीक है, ये ध्यान रखना, जहां आपको मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन शो कर रहा है इन सेंटीमीटर, दिस इज एक्चुअली रेनफॉल. और ये जो एक साइड पे है दिस इज मीन एनुअल टेम्परेचर इन सेल्सियस. सो इस ग्राफ में अगर आप ध्यान से देख सको इस ग्राफ को, यहाँ आपको कुछ रीजन्स दिख रहे हैं जैसे आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा. ठीक है, ये एक कॉनिफेरस फॉरेस्ट है. ठीक है, उसी के साथ एक टेम्परेट फॉरेस्ट आप देख पा रहे हो, देन दिस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड दिस ग्रासलैंड एंड डेजर्ट. ठीक है, सो हम इस ग्राफ को समझेंगे कि किस टाइप के जो एरियाज है वहाँ पे मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन या बोल लो रेन कैसा है या वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है. ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे आर्कटिक एंड अल्पाइन टंड्रा की. मैं इसको थोड़ा कलर, लेट मी चेंज द कलर. ओके, सो ये जो एरिया है दिस एरिया आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा. ओके, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो आप, सो आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा जो है यहाँ पे जो रेन की अगर मैं बात करूँ, मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन वो कितनी है आप देख सकते हो, अप टू 100 से थोड़ा सा 100 and 150 के बीच में आ रहा है. और यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ, ये -10 से लेके 0 तक, मतलब कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है और बारिश जो है वो आपको दिख रही है ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, आई थिंक कम ही है. ठीक है, 100 and 150 के बीच में जो आ रही है, आई थिंक 120 आप मान सकते हो. तो इतनी बारिश यहाँ पड़ती है और जो टेम्परेचर है वो अप्रोक्स -10 to 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है. ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट जो हमारा एरिया है, हम बात करेंगे डेजर्ट्स की. सो दिस शोज डेजर्ट. यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर की,
तो टेम्परेचर आप देख सकते हो, टेम्परेचर जो है कुछ 5 से लेके 20 और 25 के बीच तक का शो कर रहा है। और यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम आपको देखने को मिल रही है। रेनफॉल अगर आप देखो तो आपको 50 सेंटीमीटर तक इतनी ही आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। सो मतलब कि रेनफॉल काफ़ी कम है। और ऐसे डेजर्ट जो एरियाज़ हैं, आपको मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा कि इंडिया में वैसे तो ये जो एरियाज़ आप देख रहे हो ये पूरे वर्ल्ड की बात की गई है, बट वी आर सो लकी दैट हम इंडिया में रहते हैं जहाँ पे आपको हर एक टाइप का जो बायोम है वो देखने को मिलता है। अगली स्लाइड में मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा कि कौन सा बायोम इंडिया के किस रीजन में आप देखते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ग्रासलैंड की, यहाँ पे बारिश जो है एनुअल मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन वो ठीक ठाक है, और टेम्परेचर जो है वो कुछ 2 से लेके 25 तक चल रहा है। देन नेक्स्ट है टेम्परेट फॉरेस्ट। ये टेम्परेट फॉरेस्ट जो है ये बारिश ठीक ठाक है, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर तक बारिश है। और अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो टेम्परेचर यहाँ का 10 से लेके कुछ 22 के आसपास जा रहा है। अगर मैं बात करूँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे ऑलमोस्ट सारा साल बारिश रहती है, यहाँ आप बोल सकते हो कि मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। सो ये जितना भी एरिया आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो मैं अगर बात करूँ मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन की, वो कुछ 150 से लेके 400 से थोड़ा सा आगे को जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे एनुअल प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा है। और टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ, ह्यूमिड टाइप का टेम्परेचर रहता है यहाँ पे, क्योंकि बारिश बहुत रहती है। तो 20 से लेके कुछ 25 के बीच तक का जो आ रहा है, ठीक है। सो ये ग्राफ आपको डिपिक्ट कर रहा है, एक तरफ आपको टेम्परेचर दिखाया हुआ है और दूसरी तरफ आपको मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, आप रेन भी उसको बोल सकते हो, वो आपको दिखाया गया है। ओके, अगर नेक्स्ट हम बात करेंगे, जितने भी हमने पढ़े हैं उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर ले, क्योंकि आपके सिलेबस में ये इतना ज़्यादा डिटेल में दिया नहीं हुआ, बट ये क्योंकि आपको आगे काफ़ी काम आने वाला है तो मैंने थोड़ा सा इसको अपनी स्लाइड में ले लिया। हम थोड़ा सा फास्ट इसको याद कर ले एक बार। सो सबसे पहले जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जिनको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं, नाम से पता चल रहा है यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। सो दे आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स, जो असम है, अंडमान, ठीक है। वेस्टर्न घाट हमारा जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, जो इस साइड का जो एरिया है वो इसमें कंसिडर है, इसके बिना असम एंड अंडमान। उसके बाद द रेनफॉल इज रिलेटिवली कांस्टेंट एंड द टेम्परेचर इज ऑलवेज वार्म। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है इट इज़ अ होम ऑफ अ मिलियन ऑफ species, basically animal species which include estimated about 5 to 35 million still under undescribed। बहुत सारी ऐसी स्पीशीज जो अभी तक भी डिस्क्राइब नहीं की गई वो हमें देखने को मिलती हैं। उसके बिना इस जो एरिया है इतना बड़ा है, इसको हम एज अ जंगल कंसीडर करते हैं। वेजिटेशन जो है वो स्ट्रेटिफिकेशन टाइप की, स्ट्रेटिफिकेशन मतलब नीचे हर्ब्स आएंगी एंड देन शर्ब्स आएंगी, उसके ऊपर बड़े ट्रीज आएंगे, एक प्रॉपर जो है एक जंगल का जो अपीयरेंस बनती है, इसको हम स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज डेजर्ट। डेजर्ट जो है वो एरिड रीजन, जो बहुत सूखे हुए रीजन है, ड्राई रीजन है। अगर अब आई थिंक मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंडिया की अगर मैं बात करूं तो डेजर्ट हमारा जो है वो बेसिकली राजस्थान में आपको दिखने को मिलता है, दैट लाइज इन द थार डेजर्ट। उसके बिना जो प्रेसिपिटेशन है, बारिश है, वो इट इज़ अ वेरी लो एंड हाईली वेरिएबल, मे बी हॉट और कोल्ड। डेजर्ट कैन बी हॉट, वैसे हम जो सुनते हैं डेजर्ट के बारे में ये सुनते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, बट बहुत सारे डेजर्ट ऐसे भी हैं जो कोल्ड होते हैं, ठीक है। इंडिया में जो हम देखते हैं वो हमारा जो राजस्थान वाला है वो थोड़ा सा पार्ट वो हॉट जो डेजर्ट का है। द प्लांट्स आर अडेप्टेड फॉर हीट डेसिकेशन, क्योंकि सूखे जैसी कंडीशन है तो प्लांट्स उसी तरीके से अपने आप को अडेप्ट करते हैं, वाटर स्टोरेज करते हैं खुद में, क्योंकि पानी की कमी है। द रिड्यूस्ड लीफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया उनका रिड्यूस्ड है। कल नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा अडेप्टेशंस के बारे में, तो वहाँ आप देख पाओगे कि कौन कौन से प्लांट्स या किस टाइप के एनिमल्स हैं जो इस तरह के इन्वायरमेंट को टॉलरेट कर सकते हैं। दे कंसिस्ट 3 टाइप ऑफ प्लांट, एफिमेरल्स, कैक्टाई, कैक्टस जो है, वैसे प्लांट्स को हम जीरोफाइट्स बोलते हैं और सक्कुलेंट्स बोलते हैं, जिसमें आप कैक्टस वगैरह देख सकते हो, बोगन दिस ब्रायोफिलम ऑल्सो। उसके बिना डीप रूटेड श्रब्स, क्योंकि पानी की कमी है तो रूट्स बहुत ज़्यादा डीप जाती हैं, क्योंकि वो जितना हो सके पानी को अब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है प्लांट। सो कॉमन डेजर्ट एनिमल्स इंक्लूड स्नेक, लिजर्ड, स्कॉर्पियन, एंट्स, बीटल्स, रोडेंट्स एंड मेनी आर नॉकटर्नल्स। नाउ नेक्स्ट है सवानास। These are found in the Indo-Gangetic plains of India, Nepal and Bhutan. Precipitation and temperature is seasonal, मतलब ठीक ठाक बारिश यहाँ पे होती है। ग्रास एंड shrubs make the most of the ground cover. Common animals include insects,
एंड मैमल्स, यहाँ जेब्रा और लॉयंस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है टैगा, इसको नीडर लीफ फॉरेस्ट एंड ज़्यादा कॉमन जो इसका नाम है वो है कॉनीफेरस फॉरेस्ट। दीज आर फाउंड इन हिमालयाज। हिमालय की अगर मैं बात करूँ, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाली साइड का जो एरिया है वहाँ पे आपको ये देखने को मिलते हैं। द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोमास बायोम, सॉरी इट्स नॉट बायोम, बायोमास, बायोम एंड बायोमास आर टोटली डिफरेंट टर्म्स, ये ध्यान रखना। विंटर्स आर कोल्ड एंड लॉन्ग वाइल समर्स में बी हॉट। सो प्लांट्स आर मेनली एवरग्रीन, पूरा साल जो प्लांट्स है वो खिले रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाइन, सीडर, दिस पाइन एंड सीडर आर जिम्नोस्पर्म। जो भी बच्चे घूमने गए हों गर्मियों में, क्योंकि टाइम वैसा चल रहा है, काफ़ी स्टूडेंट्स वेकेशंस के लिए जाएंगे, आई होप कुछ जा भी आए हों, तो आपने अगर वहाँ पे नोटिस किया हो तो वहाँ पे जो दिखने वाले प्लांट्स है वो मोस्टली जिम्नोस्पर्म्स आप देखते हो, क्योंकि जो कॉनीफेरस है, कॉनीफर्स जो है वो जिम्नोस्पर्म है, और कॉनीफेरस टाइप के जो फॉरेस्ट है वहाँ पर आपको कॉनीफर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें पाइन्स हैं, सीडर है, सीडर्स डेओडारा। So Taiga are facing enormous pressure from logging companies, logging company जो बेसिकली रिलेट करते हैं हमारे कटिंग ऑफ वुड से, ठीक है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म की जो वुड है वो हाईली इकोनॉमिकल है, तो लॉजिंग जो हमारी इंडस्ट्रीज है वो काफ़ी डिपेंडेंट है इस तरह के बायोम्स पे। ओके नेक्स्ट, तो हमने बायोम्स जो है ओके दो लास्ट हमारे रह गए बायोम। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो हमें नॉर्थ, जो इंडिया का नॉर्थ पार्ट है वहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि आई एम आल्सो फ्रॉम दिस नॉर्थ इंडिया पार्ट, आई एम फ्रॉम पंजाब एंड प्रेजेंटली जहाँ मैं खड़ा हूँ वो हरियाणा में है। तो दोनों ही पंजाब और हरियाणा दोनों ही जो पार्ट हैं वो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो बायोम है वो मिलता है यहाँ पे। दिस कवर्स इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ द इंडिया, दैट इज पंजाब एंड हरियाणा। विंटर्स आर कूल वाइल समर आर हॉट। इसके बारे में आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वो कंडीशंस है जो हम और आप फेस करते हैं। यहाँ पे गर्मियाँ बहुत गर्म होती हैं और जो सर्दी है वो काफ़ी ठंडी एंड जो ह्यूमिड रहे, सॉरी गर्मियों में ह्यूमिड वाला या हॉट वाला इन्वायरमेंट रहेगा। सिग्निफिकेंट प्रेसिपिटेशन फॉल ईयर्स अराउंड एज रेन एंड स्नो। टाइम टू टाइम बारिश भी होती है, और अगर कंडीशंस वैसी हों तो स्नो भी देखने को मिलती है। लार्ज ट्रीज लॉस देयर लीव्स सीजनली। लार्ज जो है टुंड्रा, extremely cold winters of temperature around -30 to -40 degree centigrade, while the summers are hot and humid for a short duration. ज़्यादातर ठंडा जो है इन्वायरमेंट रहता है, और बहुत कम जो है वो आपको देखने को मिलेगी गर्मी यहाँ पे। Some parts of soils is in permanent frozen, जम जाती है बर्फ़ यहाँ पे, जिसको परमाफ्रोस्ट बोलते हैं। वेजिटेशन जो है वो काफ़ी कम है, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है, प्लांट्स को जो सुटेबल इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता। एनिमल्स में यहाँ पोलर बियर्स हैं, स्नो ऑल एंड वोल्फ, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बायोम्स। इतने जो बायोम्स की मैंने बात की है ये आपके सिलेबस में इतने डिटेल में नहीं दिए गए, बट क्योंकि मैंने बात की है कि ये जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसको याद रखोगे तो इसका नुकसान कोई नहीं है हमें, ठीक है, फ़ायदा ही है, ज़्यादा पढ़ लें कम ना पढ़े। Now coming to the next topic, that is component of environment. Basically our environment consists two components. One is abiotic component and the second is biotic component. Abiotic component include the non-living things from the environment. These are further of two type. One is physical component and the second is chemical components. So physical components include various climateric characters like light, temperature, soil, water, humidity, precipitation and pressure. Then the chemical components include organic and inorganic compounds. Inorganic compounds include your gases like carbon, carbon dioxide, nitrogen, oxygen, phosphorus, sulfur, zinc and water. Not all the gases, but your some like chemicals. So organic consist carbohydrate, protein and lipids, okay. On the other hand, in biotic components, there include living things from the environment, and these are further categorized into three types. One is producer, second is consumer, and third is decomposer. हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट बायोलॉजी का है और बायोटिक फैक्टर हमें उतने अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। ओके, लेट मी जूम सो आपको आराम से दिख पाए। यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट, और अगर आपको इस PDF की या जो भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत हो, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और आप मुझे कोई भी ऐसा सोर्स प्रोवाइड कर दो जिस पे मैं आपको सेंड कर सकूं।
नाउ बायोटिक फैक्टर्स सबसे पहले जो है दैट इज प्रोड्यूसर, जो अपना खाना आप तैयार करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स। और प्रोड्यूसर सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ही है, ये बात आपने ध्यान रखना है। सो प्रोड्यूसर्स इंक्लूड ऑल द ऑटोट्रोफ्स, ऑटोट्रोफ्स मीन्स विच मेक देयर ऑन फूड, ठीक है, जो अपना खाना आप बनाते हो उनको हम प्रोड्यूसर्स और सॉरी ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। ओनली प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ कैप्चरिंग द सोलर एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू फूड एनर्जी। ठीक है, प्लांट्स के पास ये ऐसी कैपेबिलिटी है जो सोलर एनर्जी को कैप्चर करके उसको फूड एनर्जी में या केमिकल एनर्जी यू कैन से उसमें, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं यस फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल एल्गी, हाइड्रोफाइट्स जो है वो पानी में जो प्लांट्स रहते हैं, ग्रासेस एंड फॉरेस्ट। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो प्लीज ध्यान से नोट करना, मैंने स्पेशल इसको इंक्लूड किया है, दैट कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड कैरोटीनॉइड बेयरिंग पर्पल बैक्टीरिया, they also assimilate carbon dioxide with the energy of sunlight but only in the presence of organic compound. So they convert or transduce the radiant energy, ये radiant energy को convert करते हैं into yes chemical energy, इनको हम converters बोलते हैं क्योंकि ये convert करे हैं one type of energy into another type of energy, so इनको हम transducers भी बोलते हैं। This is an important point from the topic. नेक्स्ट है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स इंक्लूड ऑल द हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स मीन्स विच आर अनकेपेबल ऑफ मेकिंग देयर ऑन फूड, जो किसी दूसरे या आप कह लो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड रहे, दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। एनिमल्स डिपेंड ऑन द प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द फूड। दे कैन बी हर्बीवोरस, जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, दे कैन बी कार्निवोरस, जो मीट फ्लैश वगैरह खाते हैं, और दे कैन बी ओमनिवोरस विच ईट बोथ। ठीक है, सो दे आर ऑल्सो पैरासाइट्स एंड स्कैवेंजर्स ऑल्सो। पैरासाइट जो किसी होस्ट पे डिपेंडेंट रहते हों, फॉर एग्जाम्पल लाइस इन आर हेयर्स, वो डिपेंड रहती हैं, हम वी आर अ होस्ट फॉर द लाइस, जो हमारा ब्लड सक करती हैं फॉर द न्यूट्रिशन। सो लुक एट द डायग्राम, आप इस डायग्राम से समझ सकते हो, ये एक पर्टिकुलर बायोम की आपको बताया है, और वो बायोम है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, जो हमने बात की थी कि जो हमारा नॉर्थ वाला एरिया है इंडिया का, उस एरियाज में आपको दिखता है टेम्परेट जो डेसिडुअस टाइप के फॉरेस्ट हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस प्रोड्यूसर्स कैप्चर द सनलाइट, ठीक है, वो अपना फूड बनाएंगे, एंड जो ये प्राइमरी कंज्यूमर है दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द प्रोड्यूसर, वो प्रोड्यूसर पे डिपेंड करेगा और इस हर्बीवोर को खाएगा। ओमनीवोर और कार्निवोर दोनों खा सकते हैं। ठीक है, सो दिस ओमनीवोर इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर। इस सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि एक रैट है, इसको खाएगा टर्शरी कंज्यूमर दैट इज अ स्नेक। ओके, सो उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर को जो खाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर की जो है वो थोड़ा हाईएस्ट लेवल के जो हमारा ट्रॉफिक लेवल जिसे हम बोलते हैं, वो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो जितना बड़ा एनिमल है वो उतना बड़ा जो आगे वाला ट्रॉपिक लेवल है उसको कवर अप करेगा। ठीक है, सो जब ये टर्शरी कंज्यूमर ख़त्म होते हैं, या बेसिकली हम बोलते हैं कि जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनको डीकम्पोज करते हैं हमारी कुछ लाइक बैक्टीरिया, फंगस, ठीक है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, ऐसे ऑर्गेनिज्म इनको डीकम्पोज करेंगे। ठीक है, तो वो फिर से जो सॉइल के साथ मिक्स होके फिर से इन्वायरमेंट में चले जाएगी, और ये साइकिल जो है वो चलता रहेगा। इसको हम फूड चेन बोलते हैं। फूड चेन की आई थिंक हम आगे बात करेंगे इकोसिस्टम में, तो आप तब देख सकते हो। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड फूड चेन। ओके, फूड चेन। सो उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की हमने बात की, नेक्स्ट है हमारा जो लास्ट बायोटिक कंपोनेंट है दैट इज डीकम्पोजर, दैट इंक्लूड सेप्रोफाइट्स दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग एनिमल एंड प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इंक्लूड बैक्टीरिया एंड फंजाई ऑल्सो। मेन जो फंक्शन है फंजाई का वो एज अ डीकम्पोजर काम करती है, जिसको हम सेप्रोफिटिक फंजाई बोलते हैं। ठीक है, हमने नोट किया होगा घर पे भी अगर हम किसी चीज़ को ऐसे रख दें कुछ टाइम के लिए, तो जैसे ये ब्रेड आप देख सकते हो, ब्रेड मोल्ड में अगर हम इसको थोड़ा टाइम के लिए ऐसे रख दें तो इसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप की फंजाई जो है वो ग्रो करने लग जाती है। ठीक है, आप ये डायग्राम में देख सकते हो, ये एक ब्रेड है। ठीक है, ब्रेड के ऊपर आपको ये मोल्ड जो है वो ग्रो किया दिख रहा है। इसके बिना आपने ये मशरूम्स भी देखी होंगी। ठीक है, सो ये सारी जो है वो डीकम्पोजर्स की टाइप्स आप देख रहे हो। एबायोटिक फैक्टर्स में हमने बात की है जिसमें टेम्परेचर है,
ठीक है, टेम्परेचर है, लाइट है। हालांकि मैंने इसके बारे में जो हमारा रिटन मटेरियल है वो काफ़ी कवर अप किया हुआ है, ठीक है। तो आपको जितना ठीक लगे आप उतना नोट कर सकते हो। तो मैं थोड़ा फास्ट ये आपको बताने की कोशिश करूँगा क्योंकि ये सारा आपकी बुक में दिया हुआ है और इसके पीछे कोई ऐसा समझने वाली बात जो है वो मैं आपको बोल के बता दूंगा। सो टेम्परेचर में है मोस्ट इकोलॉजिकल रेलिवेंट इन्वायरमेंट फैक्टर, बहुत जो इकोलॉजिकल रेलिवेंट फैक्टर है अमंग ऑल द एबायोटिक फैक्टर्स वो हमारा टेम्परेचर है। सो एवरेज टेम्परेचर ऑफ लैंड वेरी सीजनली, टाइम टू टाइम, सीजन टू सीजन जो है वो चेंज होता है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा होता है और सर्दियों में बहुत कम होता है। अगर हम बात करें, अगर इक्वेटर से हम पोल्स की तरफ जाएं, ठीक है, तो ये टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। मैं थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिकली बता दूं क्योंकि ये बहुत समझने वाली चीज़ है। अगर मैं बात करूं कि ये हमारी अर्थ है, ये थोड़ी सी ज़्यादा गलत बन गई, सॉरी, मैं थोड़ा सा इसको ठीक करके बना दूं। जस्ट अ मिनट। ओके, चलो ठीक है। ये अगर मैं अर्थ की बात करूं तो यहाँ पे जो हम इस तरफ देखते हैं इस तरह से, ये हमारे इक्वेटर्स हैं और ये हमारे पोल्स हैं, ठीक है। अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएं तो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। डिक्रीज होना मतलब कि टेम्परेचर ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात इसमें बोली गई है। सो इट डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स एंड फ्रॉम प्लेन्स टू द माउंटेन्स। अगर आप पंजाब हरियाणा से माउंटेन्स की तरफ जाओगे, हिमाचल उत्तराखंड की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तभी गर्मियों में जो टूरिस्ट हैं वो जाना पसंद करते हैं। इन सब सो इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो, बहुत कम से लेके इवन 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी आपको मिल सकता है। इवन आजकल का जो टाइम चल रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। सो आई थिंक बहुत साल पहले ऐसा हुआ होगा कि इस बार अप टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो टेम्परेचर है वो नोट किया जा रहा है। सो इन सम हैबिटेट्स लाइक थर्मल स्प्रिंग्स एंड डीप सी, यहाँ पर आपको टेम्परेचर जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी मिल सकता है। मैंगो ट्रीज की अगर पर्टिकुलर रेफरेंस में बात की जाए तो कुछ कंट्रीज हैं यहाँ टेम्परेचर बहुत ठंडा रहता है। उस एरियाज में जैसे कनाडा या जर्मनी में आपको मैंगो ट्रीज देखने को नहीं मिलते। स्नो लेपर्ड जो है वो केरला फॉरेस्ट में नहीं मिलते क्योंकि स्नो लेपर्ड सिर्फ बहुत बहुत ज़्यादा जो ठंडा एरियाज है वहीं देखने को मिलेगा। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप एग्जांपल्स आपकी एनसीईआरटी में से ली गई हैं। जैसे ट्यूना फिश जो है, दे आर रेयरली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स इन द ओशन। बहुत बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इसमें अगर मैं बात करूं, बहुत इम्पोर्टेंट एक लाइन जो लिखी हुई है आपकी, सॉरी, ओके, सो एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइन आपकी लिखी हुई है दैट टेम्परेचर कैन अफेक्ट काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके रिलेटेड आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मतलब कैसे कैसे इन्वायरमेंट में कोई ऑर्गेनिज्म खुद को फिजियोलॉजिकल कैसे चेंज करता है। तो वो चेंज करता है बाय अफेक्ट काइनेटिक्स ऑफ इट्स एंजाइम। बहुत सारे एंजाइम जो टेम्परेचर स्पेसिफिक हैं, बहुत सारे, ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर टेम्परेचर स्पेसिफिक। कुछ एंजाइम बहुत कम टेम्परेचर पे रेगुलेट करते हैं, कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे रेगुलेट करते हैं, कुछ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है। उसके बिना BMR जो बॉडी का BMR है, बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड अदर फिजियोलॉजिकल एक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दे ऑल आर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, ठीक है। बेस्ड ऑन रेंज ऑफ थर्मल टॉलरेंस, ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं। यूरीथर्मल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल की अगर मैं बात करूं, यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म एंड स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म। यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, जो एक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक को भी टॉलरेट कर सके, उसको हम यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे कैट, डॉग, टाइगर, रोज, डेजीज, सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट एक्सेट्रा। स्टेनोथर्मल, स्टेनो मीन्स नैरो, ठीक है, जो दैट कैन टॉलरेट अ नैरो रेंज ऑफ दिस टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल पेंगुइन, पाइथन, क्रोकोडाइल, बोगनविलिया, ऑर्किड्स, some fruits and this क्रोटोन एक्सेट्रा, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हम आगे जाके भी बात करेंगे डिटेल में यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल के बारे में।
सेकंड जो हमारा एबायोटिक फैक्टर है दैट इज वाटर. सो प्लांट्स ऑफ, इसके बारे में आई थिंक आपको पता ही है कि वाटर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है. बिकॉज द प्लांट्स ऑफ ड्राई हैबिटेट द फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ मोर वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपीरेशन. सो इसके लिए जो है ऐसे प्लांट्स को हम जीरोफाइट्स बोलते हैं जो कि ड्राई एरियाज में सर्वाइव करते हैं. प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द वाटर. For aquatic organism, the quality like the chemical composition and the pH of water is very important. उसके बाद जो आप देख सकते हो कि again जो on the basis of salinity, these plants, the organism are of two types. They are euryhaline and stenohaline. Same in the case of temperature, there were eurythermal. Thermos is something that relates to the temperature and the haline is something that relate to the salinity. ठीक है. So euryhaline that can tolerate and thrive in a wide range of salinity. For example, the salmon is a kind of fish. And the second is stenohaline that can tolerate a narrow range of salinity. ठीक है, जो बहुत कम salinity tolerate कर पाए. These are stenohaline. For example, shark. Next is light. So light, plant need सनलाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस. सो पता चल रहा है कि प्लांट को तो ज़रूरत है ही. आई नो कि आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस के बारे में दैट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. प्लांट्स ही नहीं, इवन एनिमल्स ऑल्सो, ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन लाइट. आप खुद सोच के देखो कि अगर लाइट ना हो तो आपकी ज़िंदगी कैसी रहे. अगर पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ अंधेरा रहे, पूरा दिन अगर सिर्फ चांद ही रहे, सूरज ना हो, तो आप समझ सकते हो कि लाइफ किस तरह से आपकी जो चेंज हो सकती है. सो प्लांट स्पीशीज लाइक हर्ब्स एंड शर्ब्स, ओके, दे आर अडेप्टेड टू द फोटोसिंथेसिस. मैनी फ्लावरिंग प्लांट्स आर टोटली डिपेंड अपॉन द सनलाइट फॉर फोटोपीरियोडिज्म. इसके बिना जो सन है, इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर ऑन द लैंड. Okay, so the source of energy in deep oceans is a chemosynthesis at hydrothermal vents. It's a very important line. क्योंकि हाइड्रोथर्मल वेंट्स में जो समुद्र के, अगर मैं नीचे की बात करूँ, उसके बॉटम की बात करूँ, वहाँ पे सनलाइट पूरी तरह से नहीं पहुँच पाती. तो वहाँ पे जो कीमोसिंथेसिस जो है वो होती है. फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, कीमोसिंथेसिस होगी. कीमो इज समथिंग रिलेटेड विद द केमिकल्स. ओके, वहाँ पे केमिकल सिंथेसाइज होंगे, वहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पाएगी. सो अमंग द रेड, ये क्वेश्चन जो है आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है. क्वेश्चन कुछ इस तरह से है दैट अमंग द रेड, ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी दैट इनहेबिट द सी, विच एल्गी इज लाइकली टू बी फाउंड इन द डीपेस्ट वाटर. तो उसका जो आंसर है दैट इज द रेड एल्गी. जो रेड एल्गी है दिस फाउंड्स इन द डीपेस्ट वाटर. व्हाई? Because the presence of pigment phycoerythrin. Phycoerythrin is a pigment that is present in the red algae. इसका नाम याद रख लेना, phycoerythrin. ये क्वेश्चन जो है वो आपका एनसीईआरटी में स्पेशल दिया हुआ है. सो दे क्या करते हैं वो, दे एब्जॉर्ब द ब्लू लाइट एंड यूजिंग इट फॉर द फोटोसिंथेसिस बाय यूजिंग लिटल सोलर एनर्जी. नेक्स्ट इज सॉइल. आई थिंक दिस इज द लास्ट एबायोटिक फैक्टर. Yes, this is the last abiotic factor. और आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं तक होगी. Soil in the nature and the properties of soil in different places vary from region to region. किसी जो एरियाज़ है, अगर बात करूँ मैं, कुछ एरियाज़ में जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, कुछ एरिया की जो सॉइल है वो उतनी फर्टाइल नहीं है. फॉर एग्जांपल जो डेजर्ट की है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट. किस एरिया का क्लाइमेट कैसा है, वो ठंडा एरिया है, वो गर्म एरिया है. This totally affect the property of the soil. Weathering process, sedimentation, method of the soil development, ये सारा कुछ depend करता है. The various characteristics of like soil composition. Soil composition include the composition of various chemical constituents and the nutrients, its grain size, their aggregation that determine the perlocation of water holding capacity. कि उस सॉइल में कितना ज़्यादा वाटर जो है वो परलोकेट कर सकता है. सो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स विद द पैरामीटर सच एज पीएच, मिनरल कंपोजिशन एंड टोपोग्राफी डिटरमाइंस द वेजिटेशन एंड एनिमल इन एनी एरिया. अगर किसी भी एरिया की हम डिटरमाइन करना चाहें कि उस एरिया में प्लांट्स और एनिमल किस तरह के हैं, तो हम वहाँ की जो सॉइल है उसका एनालिसिस कर सकते हैं. एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ इट्स पीएच, इट्स ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ओके, देन इट्स टोपोग्राफी एक्सेट्रा, जो कि आपको हेल्प करती है टू डिटरमिन द वेजिटेशन एंड दिस एनिमल इन एनी एरिया. जो लास्ट पॉइंट है दैट इज इन एक्वेटिक हैबिटेट बेंथिक एनिमल डिटरमिन बाय सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक. क्योंकि वहाँ पे सॉइल नहीं मिलेगी,
वहाँ पे जो सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक है आप उसके थ्रू जो है डिटरमिन कर सकते हो. सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, नॉट ऑल अबाउट द चैप्टर, जो आज मैंने सोचा था जितना मैं कवर कर पाऊँ उतना मैंने आज कवर किया है. सो एक बार रिकैप कर ले थोड़ा सा. हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन. ठीक है. सो चैप्टर में हमने पढ़ा है व्हाट इज इकोलॉजी, इट्स डिफरेंट लेवल्स. सो बेसिकली जो 4 लेवल है, इंडिविजुअल लेवल और ऑर्गेनिज्म लेवल भी बोल सकते हो, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज़ और बायोम्स. उसके बारे में हमने डिफरेंट बायोम्स की जो है डिस्कस किया है कि कौन सा बायोम किस एरिया में मिलता है और वहाँ की जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट. बेसिकली द कंपोनेंट्स आर ऑफ 2 टाइप, एबायोटिक एंड बायोटिक. देन हमने बायोटिक फैक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर और डीकम्पोजर के बारे में पढ़ा है. देन एबायोटिक फैक्टर्स में हमने टेम्परेचर की बात की है, वाटर की बात की है, लाइट की, एंड देन सॉइल. सो नेक्स्ट जो है रिस्पॉन्स ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा. इसके बाद जो मैं आपका टॉपिक कवर करूंगा दैट इज़ अडेप्टेशंस. वो इसके बाद में आपको आपकी जो यूट्यूब पे शायद आपको शो हो जाएगा. ठीक है. सो पूरी की पूरी जो चैप्टर है हम पूरा चैप्टर कोशिश करेंगे कि 3-4 लेक्चर्स में कवर करने की. अगर आपकी किसी भी तरह की क्वेरी है रिलेटेड एनी ऑफ द टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको अच्छा लगा हो लेक्चर तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल. और अगेन मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टाइप की क्वेरी है, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, आप पूछ सकते हो. ठीक है. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो भी आपकी क्वेरी हो मैं उसको फुलफिल कर पाऊँ. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच.